आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह हिंदुस्तान भी कोरोना से खौफ में है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए कई रियासतों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, तो कई रियासतों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सवाल यह उठता है कि हिंदुस्तान कोरोना से जंग के लिए कितना तैयार है? कोरोना को शिकस्त देने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कितना खतरनाक है कोरोना वायरस और कैसे इससे निपटा जाए। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना से लड़ाई के लिए हिंदुस्तान ने तैयार किया प्लान। एहतियात से मिटाया जा सकता है कोरोना वायरस का नामो निशान। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार है हिंदुस्तान। कोरोना वायरस की जद में दुनिया के 170 से ज्यादा ममालिक हैं और अब तक इससे मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई है। दुनिया भर में इससे मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस धीरे धीरे पैर पसार रहा है। यहाँ भी रोज बरोज कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ रही है। मुल्क की कई रियासतों ने इस महीने के आखिर तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क में सभी मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद कर दी है। दारुल हुकूमत दिल्ली में मेट्रो, रेल सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। सिर्फ लाजमी खिदमात से वाबस्ता दफातर खुले हुए हैं। दवाओं और रोजमर्रा की अशिया की दुकानों के अलावा सभी दुकानें और बाजार बंद हैं। वबाई बीमारियों के माहिरीन इंडिया में कोरोना के मरीजों की तादाद में बड़े इजाफे का खदशा जाहिर कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जुज़वी लॉकडाउन किया गया है। मुंबई में मकामी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। बहुत से शहरों में लोगों को एक जगह जमा होने से रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कोरोना के खौफ से लाखों नौकरी पेशा अफराद मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों से अपने आबाई रियासतों का रुख कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनें बंद हो जाने से बड़ी तादाद में ये वर्कर्स सफर नहीं कर सकेंगे। दिल्ली समेत बड़े बड़े शहरों में सड़कें वीरान हैं। पूरे मुल्क में डर और खौफ का माहौल है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों से बाहर न निकलें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन पर संजीदगी से अमल करें। वजीर आजम ने एक ट्वीट पैगाम में कहा था कि अवामी कर्फ्यू कामयाब रहा है, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई का महज आगाज है। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतें कोरोना वायरस के मरीजों की तशखीस और देखभाल के लिए क्वारंटाइन के नए मरकज खोलने में मसरूफ हैं। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंडियन हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कोशिशों की तारीफ की है। WHO के नुमाइंदे हैंक बैकडम ने कहा कि इस मामले में इंडियन हुकूमत और वज़ीर आज़म के दफ्तर का रद्द अमल शानदार रहा है। मैं इससे बहुत मुतासिर हूँ। यही वजह है कि हिंदुस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में अभी बेहतर हालत में है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुल्क की कई रियासतों को लॉकडाउन कर दिया गया है। कई जगहों पर 144 है। लोगों से ज्यादा एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। जो रियासतें लॉकडाउन है वहाँ पर कुछ जरूरी खिदमात को छोड़कर तमाम मार्केट, दुकानें और बाजार बंद हैं। सिर्फ मेडिकल सर्विस और किराना की दुकानें खुली हुई हैं। माहिरीन और डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना से लड़ाई सिर्फ एहतियात से ही जीती जा सकती है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी तरह की अफरा तफरी ना पैदा करें। वबा से निपटने के लिए तमाम एहतियात करें। हमें ये याद रखना होगा कि ऐसी चीजें एक बार सामने आती हैं और एक ही बार में सब कुछ तबाह करके चली जाती हैं। हुकूमतों को भी इसकी आहट का अंदाजा नहीं होता। ये वो वक्त है जब हमें इस वबा से खुद को महफूज रखने और इससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कोरोना का कहर और खौफ और डर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के केसेस हिंदुस्तान में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि लोगों में एक डर और खौफ है। या यूं कहा जाए कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों ने अपने यहां एहतियात बरतते हुए एहतियाती तौर पर लॉकडाउन कर दिया है। कई रियासतों ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया अपनी रियासतों में और कई सरकारों ने अपने यहां दफा 144 लगा दी है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये एहतियाती कदम काफी हैं
कोरोना से मुकाबला करने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना को शिकस्त देने के लिए और मजीद क्या कुछ करने की जरूरत है? यह सवाल यह भी उठ रहा है कि जो सरकार और इंतजामिया ने कदम उठाए हैं, क्या ये कदम उठाने में कहीं देरी हुई है, जिसकी वजह से लगातार हालात इतने ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर दुनिया के दूसरे ममालिक की तरफ हम देखते हैं, चाहे इटली और स्पेन की बात करें, ईरान और चीन की बात करें, वहां के मुकाबले में हिंदुस्तान में हालात कदरे बेहतर हैं और यही वजह है कि WHO ने भी हिंदुस्तानी सरकार की तारीफ की है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से भी चूक हुई है और यहां के अवाम को भी अब खुद से एक तरह से जिम्मेदारी लेनी होगी और खुद एक जिम्मेदारी समझते हुए एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और क्या कुछ कदम उठाए जाएं कोरोना को शिकस्त देने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर MS कंवर जी, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कंवर, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। तंजीर अंसार हमारे नुमाइंदे हैं, मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेस्टर्न यूपी में क्या कुछ चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर मेहताब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से हमारे नुमाइंदे हैं। क्या कुछ मध्य प्रदेश की सूरत हाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये एक दरमियानी रियासत है जो हिंदुस्तान में आती है। यहां पर क्या कुछ हालात हैं इस पर हम बात करेंगे। अभय उपाध्याय जी मेरे साथी हैं और एडिटर आउटपुट नेटवर्क के टीम और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपसे भी हम इस पर बात करेंगे। और कुछ देर में मेरे साथ डॉक्टर सैयद शकील जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं बेंगलुरु के, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले डॉक्टर कंवर आपसे ये शुरुआत करना चाहूंगा। सर, कई बार जब से कोरोना पर हम बात कर रहे हैं, कई महीने डिबेट की और उस कई डिबेट में आप जुड़े हैं। डॉक्टर कंवर, लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना के जो केसेस हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है और जो कदम उठाए जा रहे हैं इससे बचाव के लिए, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? जो तादाद बढ़नी शुरू हुई है वो एक्सपेक्टेड थी और जो कदम लिए जा रहे हैं मैं सोचता हूँ बड़े तरीके से लिए भी जा रहे हैं। जहां तक इनिशियल स्टेज का सवाल है, जब तक इंटरनेशनल ट्रैवल कंटिन्यू रही तब तक ही पॉसिबिलिटी थी कि बाहर से केसेस आते, और अगर आते हैं तो लोकल अपने फैमिली मेंबर्स या जहां काम करते हैं वहां पे या जिनके भी कांटेक्ट में आते हैं उनमें इफेक्ट कर सकते। तो इनिशियली हम स्टेज 1 स्टेज 2 की बातें करते हैं और ये मोस्टली ट्रैवल लिंक की होती है। उसके बाद अगर कॉन्टैक्ट्स एक से दूसरे को होने शुरू हो जाते हैं तो वो एक खतरे की घंटी बढ़ जाती है। और मैं सोचता हूं कि जो हिंदुस्तान ने कदम उठाने शुरू कर दिए एकदम से, जैसे वॉर फुटिंग पे, एज इफ उस तरीके से जो स्टेप लिए गए और जिस तरीके से कल सारे हिंदुस्तान में एक तरीके से बंद लॉकडाउन रहा, आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और हमारी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा इस वक्त उजागर हो चुकी है इन चीजों के मामले में, और ऐसा लगता है जैसे उनको डेप्थ तक इस चीज की नॉलेज है कि हमें क्या हो सकता है और फ्यूचर में 2-4 हफ्तों 6 हफ्तों के अंदर अंदर ही कितना बड़ा कहर आ सकता है, और उस सुनामी को अगर रोकना है तो उसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है। नहीं तो किसी ने 4 दिन पहले भी ये सोचा नहीं होगा कि सारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हो जाएगा, और ये लॉकडाउन सिर्फ कोई एक दिन के लिए काफी नहीं था, ना ही होगा, और जो आगे कंटिन्यू हो रहा है ये बहुत जरूरी है। 2 हफ्ते का एक तरीके से लॉकडाउन होना जरूरी इसलिए है कि जो केसेस इस वक्त कम्युनिटी में हैं, अगर लॉकडाउन में वो अपने घरों में रहते हैं तो वो जब तक कि उनको डिजीज का पता चल जाएगा कि इनमें डिजीज है कि नहीं है और उसका एक्शन भी ले लिया जाएगा, तब तक आगे फिर नए केसेस को इन्फेक्ट करने का उनको चांस नहीं मिलेगा अगर 2 हफ्ते का वक्त निकल जाता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि 2 हफ्ते से ऊपर भी हमें शायद लॉकडाउन की सिचुएशन रहे, क्योंकि ये डिजीज को एकदम से आप ऐसे सप्रेस करने की कोशिश करें
तो जैसे ही आपका लॉकडाउन खुलेगा तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो केसेस अभी पूरी तरह से देखिए, एक ये तो है नहीं कि 14 दिन में डिजीज आ भी गई और डिजीज चली भी गई। ये डिजीज लंबा खिंचती है तो तब नए केस इन्फेक्शन के आ सकते हैं। तो हमें प्रोलॉन्ग लॉकडाउन के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से दूसरे कंट्रीज में हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ, इटली में देखिए कितनी बुरी हालत है इस वक्त, स्पेन में उसी तरीके की सिचुएशन बन रही है। इटली में 60,000 लोग इन्फेक्टेड हैं। स्पेन और जर्मनी में 33,000 क्रॉस कर चुका है नंबर। इवन यूएसए में 34,000 के करीब, नहीं सॉरी, जर्मनी और स्पेन में 23,000 है और यूएसए में 33,000 क्रॉस कर गया। आई मीन दीज आर एस्टाउंडिंग नंबर्स। इतनी जल्दी विद इन 5-7 दिन में ही इतने केसेस जंप कर चुके हैं और मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट इतना बढ़ गया है। उस हिसाब से सोचें तो हिंदुस्तान बचा हुआ है और इस वक्त अगर बचा रहना है तो वो स्टेप लेने भी बहुत जरूरी हैं जो हमने जिंदगी में कभी सोचे नहीं थे कि हमें 2-3 हफ्ते के लिए या इवन इससे भी लंबा अपने घरों में रहना पड़ सकता है। तो ये अगर नहीं किया तो ये वक्त हाथ से निकल जाएगा। इसलिए ये स्टेप बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, यानी एहतियात बहुत जरूरी है, घरों में रहें और किसी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब बहुत सब्र से यहां पर काम लेने की जरूरत है। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर कंवर ने बताई। मेरे साथ एक और खास मेहमान बेंगलुरु से डॉक्टर सैयद शकील साहब जुड़ गए जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर है बेंगलुरु के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शकील, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर शकील, जिस तरह से डॉक्टर कंवर बता रहे थे कि आने वाले 1 से 3 हफ्ते जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर इन 3 हफ्तों में जिस तरह से अब एहतियात बरता जा रहा है, कई स्टेट को लॉकडाउन कर दिया गया है, कई स्टेट में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिस तरह से एहतियात बरता जा रहा है, अगर इस एहतियात को हम कंटिन्यू करते हैं, किसी तरह की अगर चूक नहीं होती है तो कोरोना को हम शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन आने वाले 1-2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ, जो डॉक्टर कंवर साहब ने जो बात बताई बिल्कुल सही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ शिकस्त की बात ना हो बल्कि शिकस्त फाश की बात हो। बिल्कुल, कोरोना को इस कदर शिकस्त फाश देनी है कि फिर से दोबारा वो सर न उठा पाए। घरों के अंदर रहना, लॉकडाउन हो जाना एहतियाती तदाबीर में एक तदबीर हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी तदबीरें हैं जहाँ पे हम एहतियातन अगर उन चीज़ों को अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाया जा सकता है। एक जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि लॉकडाउन हो जाना है, यानी हमें अपने आप को अपने घरों में बंद कर देना है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जो मरीज़ हैं ऑलरेडी या जो इस तरह के मरीज़ों के कांटेक्ट में आ चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें हमारे पास होना चाहिए तदबीर के तौर पर, एहतियाती तदबीर के तौर पर, जिसकी वजह से हम ये इक़दाम कर सकें या इस चीज़ का ये डिसाइड कर सकें कि हाँ इनको भी अब कुछ नहीं होने वाला। वरना इस तरह की तदबीरों को आज अगर हम नहीं लेंगे तो कल को हो सकता है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी जब फिर से लोग वापस घरों से बाज़ारों में आ जाएंगे, रास्तों पे जैसे चल फिर जब शुरू हो जाएगी तो बिल्कुल लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम डॉक्टर शकील के पास दोबारा से जाएंगे। मैं डॉक्टर मेहताब आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि मध्य प्रदेश से आप आते हैं और मध्य प्रदेश और भोपाल हिंदुस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है। क्या कुछ हालात कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है, वहां का इंतजामिया उठा रहा है, और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं इससे निपटने के लिए? हुरैरा में बता दें कि मध्य प्रदेश जो है साउथ इंडिया की बात करें या जो है शुमाल हिंदुस्तान की बात करें, दोनों को जोड़ता है और ये हिंदुस्तान का दिल है। और यहाँ पर 52 जिलों में से 42 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। हुकूमत की सतह पर जो है मरकजी हुकूमत की जो हिदायत है और फिर यहाँ पर गवर्नर की जो हिदायत है उसको देखते हुए सख्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं। लेकिन एक जो बात जो है पीएम ने जो कही थी कि अब भी लोग इसको लेकर संजीदा नहीं है, तो उसको देखने को मिल रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले जो है एक गाड़ी यहाँ पे होशंगाबाद से भोपाल की तरफ है, उस गाड़ी में 15 लोग बैठे हुए थे। 15 लोगों को बैठे होना
अहम नहीं है लेकिन उन 15 लोगों में किसी के पास मास्क भी नहीं था और उसमें सैनिटाइजेशन का कोई इंतजाम नहीं। तो सवाल है कि अगर हुकूमत किसी बात को इतनी संजीदगी से कह रही है और एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया है, उसके लिए अब भी अवाम इतना संजीदा क्यों नहीं हो रहे? अब यहाँ पर चलता है का मामला नहीं है, बल्कि जो है आपको संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप इस बात का इंतजार मत कीजिए कि जब बीमारी होगी तो इलाज करवा लेंगे, क्योंकि पहले आपको प्रिवेंशन पर कदम रखना होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर आपने इस पर एहतियाती कदम के तौर पर काम कर लिया तो आप जो है आगे की जंग जीत लेंगे। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि ये तो पहला फेज अभी जो 31 मार्च तक की बात की जा रही है, लेकिन WHO की जो हमारी जो बात हुई है तो इस बात को मानते हैं कि इस कदम में कम से कम पूरी दुनिया को 3 महीने के लिए लॉकडाउन करना पड़ेगा, तब जाकर कोई काम बन पाएगा, क्योंकि ये पहला मरहला है। क्योंकि अगर जब सिम्टम होते हैं हुरैरा, तो बुनियादी बात यह है कि एक आदमी को जुकाम है, छींक आ रही है या उसको बलगम है, तो ये अलामतें उस वक्त भी हो सकती है कि वायु प्रदूषण हो, वायु एयर प्रदूषण की वजह से हो सकता है। लेकिन एक आदमी को अगर छींक आ रही है, खांसी है, बलगम है, नाक बह रही है, तो ये जो है जुकाम की अलामत भी हो सकती है। लेकिन एक आदमी को अगर छींक आ रही है, जुकाम है, बलगम है और इसके साथ उसको जो है हल्का फीवर भी है और उसमें जिसमें दर्द भी है, तो ये फ्लू की भी अलामत हो सकती है। लेकिन इन तमाम अलामतों के साथ साथ अगर उसको कंटिन्यू हाई फीवर है और फिर उसको सांस लेने की तकलीफ होती है, तो हम इसे कहते हैं कि इसमें कोरोना की जो है वायरस, इसमें सिम्टम हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर उस पर ही नजर रखने की जरूरत है। और ये सिम्टम जो है 1 से लेकर 14 से 15 दिन के बीच अपनी अलामत को कहीं जाहिर करते हैं। और बाद वक्त आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे कुछ लोग आए, उनकी जो है जांच की गई और उनको घर भेज दिया गया। और उस वक्त एयरपोर्ट पे जब उनकी जांच की गई तो वहां पर किसी भी तरह की कोई अलामत उनमें जाहिर नहीं हुई। जिस तरह से हम जबलपुर के केसेस की बात करें, और वहां पर जबलपुर में जब देखते हैं कि केसेस जो वहां से आए थे उसमें कोई अलामत नहीं थी, लेकिन बाद में उनकी अलामत जाहिर हुई। जब अब इस वक्त मध्य प्रदेश में 7 केस हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें से 6 जबलपुर से है, 1 भोपाल से है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि इतनी अहम बात, इतना अहम मामला जहां पर पूरी दुनिया संजीदगी से गौर कर रही है, एक महामारी की बीमारी है, सोशल मीडिया डराने का काम कर रहा है। जबलपुर की मैं बात कर रहा था, वहां पे मुकेश अग्रवाल जो वार्ड में एडमिट है हॉस्पिटल में, उनके मुतालिक सोशल मीडिया पे खबर उड़ा दी गई कि साहब उनका इंतकाल हो गया है। और फिर मुकेश अग्रवाल को आकर जो है ये बताना पड़ा कि नहीं अभी जिंदा हूं, इस तरह की कोई बात नहीं है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने, इंतजामिया ने इस तरह का जो है फौरी कदम उठाया कि अगर सोशल मीडिया पे ऐसी कोई गलत अफवाह उड़ाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। और भोपाल राजधानी की बात करें तो यहाँ पे जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, पूरी सरहदों को लॉक कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी बाहर से आती है तो उसके नंबर, जांच, तमाम चीजों की एंट्री की जा रही है। और आम लोगों को भी आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाई जा रही है, क्योंकि प्रिवेंशन का जो एहतियात का कदम है इसलिए उठाया गया ताकि मुल्क के अवाम को जो है राहत दी जा सके और जो महामारी, जो बीमारी जो फैल रही है उससे पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के शहरियों को बचाया जा सके। और ये मुमकिन इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि हुकूमत की सतह के साथ साथ आवाम अपनी बेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। चाहे हम धर्मगुरुओं की बात करें, चाहे मजहबी रहनुमाओं की बात करें, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या हुकूमतों की बात करें, तमाम इस बात को लेकर संजीदा है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है नई सरकार जो है 9 बजे तक तश्कील हो जाएगी। शिवराज सिंह जो है 4थी बार वजीर आला का हलफ लेने जा रहे हैं। और वजीर जैसे ही उनको पार्टी का लीडर बनाया गया, उन्होंने फौरन कहा कि हलफ लेने के बाद मैं वल्लभ भवन में बैठ जाऊंगा और मुझे पहली बुनियादी तौर पर काम करना है कि कोरोना से किस तरह से अपने प्रदेश के निवासियों को, शहरियों को बचाया जाए। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सीनियर फिजिशियन है, वो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपका भी इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं मोहसिन वली साहब आपके पास ही सीधा आना चाहूंगा। मोहसिन वली साहब, कई बार डिबेट में हम लोग जुड़े और शुरुआत में कहा जा रहा था कि हिंदुस्तानी इंतजामिया और सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, इसे बहुत हद तक काबू किया है। लेकिन डॉक्टर साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डर और खौफ भी इसकी वजह से मुल्क में बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। हमने ये कहा था हमेशा कि हम आइसबर्ग के टिप की तरह इसको देख रहे हैं। अभी तो नीचे चट्टान पूरी पानी के नीचे तैर रही है। हमने ये भी कहा था कि ये खतरनाक वायरस है। हमने ये भी कहा था अगर लोग हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे ठीक से तो ये बढ़ेगा जी। कल के बाद ये भी देखा जा रहा है कि लोग अभी भी वार्निंग्स के बाद बाहर निकल रहे हैं, शायद कर्फ्यू जैसी हालत करनी पड़े। तो ये जब तक अब स्टेज पे, हम जिस स्टेज पे हैं उसमें हमको अभी अपने को घर में रखना पड़ेगा। सही। और ये कम से कम 5 दिन करना पड़ेगा जब इस केसेस में गिरावट आएगी। कल जो मुजाहरा हुआ है, लोग घर में रहे हैं, बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग बाहर निकले
जिससे प्रधानमंत्री जी को बहुत पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, अजियत पहुंची। ऐसा नहीं करना था। और आज भी बहुत लोग, मैं बाहर गया डॉक्टरी के काम से, तो बहुत लोगों को मैंने देखा कि उन पे कोई असर ही नहीं है। बहुत ज्यादा अमवात हुई है इटली में और अमेरिका जैसे एडवांस कंट्रीज में। खाली न्यूयॉर्क में आज बहुत ज्यादा अमवात हुई है, जिसका आंकड़े बताने का कोई फायदा नहीं है। हर मिनट चेंज हो रहे हैं, हर मिनट चेंज हो रहे हैं। और अमेरिका का जो आंकड़ा है वो निकल गया है उसके पार स्पेन के। कल अमेरिका स्पेन से नीचे था। तो जब इन मुल्कों के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बीमारी ने इतनी बुरी तरह सताया है, तो हम उनसे तो शायद बहुत पीछे हैं। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत मुश्किल आन पड़ेगी। सड़कों पे लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात समझदार लोगों के लिए कह रहा हूँ। थोड़ी सी कुर्बानी इस वक्त दे दें, अपने को घर में रखें और बाहर बिल्कुल न जाएं। बाहर निकलना इस वक्त खतरा है। इस बात की डिबेट पे नहीं पड़ना है कि स्टेज 2 है कि स्टेज 3 है। ये हमको आराम करने का कोरोना ने एक मौका दिया है, घर में रहने का, बच्चों बीवी के पास रहने का, अखबार पढ़ने का, घर में नेटफ्लिक्स आपका चैनल सब देखने का। तो ये करना जरूरी है और इसको करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर हम बाहर जाके अपने को एक्सपोज करेंगे तो हमको बहुत बड़ा इसका भुगतान करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें सबसे अहम जो है वो जब भी घर में आए हाथ धोएं, आके बाहर वाले पहने हुए कपड़े उतार के बाहर एक अपना स्टैंड रख दें, उस पर ले जाएं। अगर हो सके तो घर आके फौरन नहा लें, नाक में पानी दें और इस तरह से पूरी बॉडी को अपने साफ रखें। अव्वल तो बाहर जाना ही नहीं है। और इसके अलावा कुछ करेंसी नोट्स वगैरह भी जो आपके पास अगर आ रहे हैं तो उनको घर में लाके प्रेस के नीचे थोड़ा सा प्रेस कर लें, उनपे गर्म होकर वो नोट स्टेलाइज हो जाएंगे। और करेंसी नोटों को बैग में रखें, जेब में नहीं रखें। एक प्लास्टिक का पॉलिथीन का बैग लें, उसमें रखें और उनको जेब में डायरेक्ट न रखें। इसी तरह से अखबार वगैरह अगर आप चाहें, आपको लग रहा है अखबार वालों ने छुआ है, चेन है, उसको ब्रेक करना है, तो अखबार को आप प्रेस कर सकते हैं, धूप में रख सकते हैं, गर्मी में रख सकते हैं। और ये सावधानी जरूरी इसलिए हो रही है कि हमको ये वायरस दिखाई नहीं देता है, और दिखाई जब नहीं दे रही है कोई चीज तो कहाँ से चिपक के जा रहा है तो वो पता नहीं लगेगा। और जितने भी लोग हैं 60 साल से उम्र के, वो छोटे बच्चों के साथ न खेलें घरों में, उनको हग न करें, उनको किस न करें। बच्चों को भी अलग रखना है। ये बहुत बड़े एक मुल्क का बहुत बड़ा सीक्रेट डायरेक्टिव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं उसका नाम नहीं ले सकता। और ये ऑथेंटिकेटेड बात है कि छोटे बच्चों को और बड़ों को, बुजुर्गों को अलग रखना है, क्योंकि उनको कुछ नहीं होगा लेकिन हमारे बुजुर्ग इन्फेक्ट हो जाएंगे। और बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाए। और इस वक्त की जरूरत ये है कि स्टे एट होम वाली बात आप चलाएं अपने चैनल पे और लोगों को समझाएं कि बाहर न निकलें और बाहर निकलने में खतरा है। और दूसरी बात जो अभी WHO की तरफ से आई है वो ये है कि ड्रॉपलेट्स जो इसके हैं वो कुछ घंटे हवा में जरूर फ्लोट करते हैं। तो बजाय मास्क के रुमाल और टिश्यू पेपर से अपनी नाक को ढक के रखें और इसकी एहतियात करें। और जिन लोगों को जरा भी खांसी, नजला, बुखार है, फौरन वो अपने मास्क लगा लें। उनको खांसी, बुखार से, नजले से जो दूसरे वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा जैसे जो स्वाइन फ्लू है वो भी चल रहा है आजकल, तो वो बाहर नहीं जाएगा और मास्क में रह जाएगा। और मास्क को डिस्कार्ड करने का और टिश्यू पेपर को डिस्कार्ड करने का भी जो तरीका है वो ये है कि एक दिन से ज्यादा मास्क को यूज ना करें और टिश्यू पेपर को एक बार यूज करें और उसको सेफ जगह पे डस्टबिन में, बंद डस्टबिन में डालें। आजकल प्लास्टिक के ढक्कन वाले डस्टबिन आते हैं, उनमें डालें। और कपड़े रोज धुले हुए पहने और कपड़ों पे प्रेस करके पहने, ताकि प्रेस करने से कपड़ों का सब वायरस खत्म हो जाए। और आने के बाद कपड़ों को अलग रखें और वो भी एक बंद किसी चीज में रखें, चाहे वो बंद बड़ा डिब्बा हो, चाहे कपड़े रखने की बास्केट हो। और उनको धोबी के यहाँ भेजें धोने, गर्म पानी में उबालें अगर कर धोना है तो, और डिटर्जेंट से धोएं। और ये एहतियात बहुत जरूरी है। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं सब्जी का क्या करें, तो सब्जी को जो थैला जिसमें आ रही है उसमें से घर में आते ही निकाल लें और उस थैले को डिस्कार्ड कर दें। इसी तरह से लोग ये पूछ रहे हैं कि और कोई घर से पार्सल वगैरह जो आता है घर में हमारे, उस पार्सल को अगर धूप में रखने लायक है तो 1 घंटा धूप में रखें, नहीं तो उसको तुरंत खोल के उसके अंदर की चीज निकाल दें। इसी तरह से कुछ लोग बाहर से खाना मंगाते हैं, हमारे छोटे बच्चे आजकल बहुत से यूज टू हैं इसके, तो खाने जो सप्लाई कर रही हैं कंपनियां, जो स्टैंडर्ड कंपनियां, उनको एक एडिशनल पॉलिथीन बैग में रख के खाना भेजना चाहिए। और खाने वाले को इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि बगैर छुए इसको खोल के जिसका खाना है उसको ये पॉलिथीन बगैर टच करे निकाल के दो।
तो इससे ही रोकथाम होगी, बाहर से नहीं आएगा। बिल्कुल, यानी बहुत छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना और एहतियात बरतना है। बड़ी अच्छी बातें आपने मोहसिन वली साहब आपने बताई कि जी बिल्कुल, यानी बिल्कुल मामूली बातें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, और अगर ये एहतियात हम बरत लेते हैं तो कोरोना वायरस को हम शिकस्त दे सकते हैं। बड़ी अच्छी बात मोहसिन वली साहब ने कही कि कोरोना वायरस ने एक आराम करने का भी बहुत अच्छा मौका दिया है। शर्त इतनी कि आप घर में रहें, बच्चों को किस तरह रखना या रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि काम तो कोई नहीं रुकना, काम तो सारे करने, लेकिन उस काम में अगर आप एहतियात बरत लेते हैं तो ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है और आपके पड़ोसी के लिए और आसपास जो लोग आपके साथ रहते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। मैं बहुत जल्दी अभय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी तंजीर मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं, उसके बाद अभय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। तंजीर अंसार, अगर हम यूपी के खासतौर से बात करें और वेस्टर्न यूपी की बात करें जहां से आपका ताल्लुक है, कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ लोगों का मानना है, क्या कुछ एहतियात बरते गए हैं? जी बिल्कुल अबू, देखिए जिस तरह से पीएम मोदी ने अपील की थी कि एक दिन का जनता कर्फ्यू रखा जाए, तो उसका यहाँ बहुत सख्ती से लोगों ने अमल किया है और उस पर उसका असर भी नज़र आया। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, और ये इसी ख़तरे को देखते हुए यूपी में कल सीएम योगी ने ऐलान कर दिया कि 15 जो ज़िले हैं उनको लॉकडाउन किया जाएगा, और उसमें मेरठ भी शामिल है, सहारनपुर भी है। तो वेस्ट यूपी एक तरह से पूरी तरह से लॉकडाउन है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि बाज़ार और दुकानें तो बंद हैं, लेकिन फिर भी कई इलाकों में लोग बाहर निकले, या फिर उन्होंने सोचा कि नई छुट्टी है तो हम उसको क्रिकेट खेल के मना रहे हैं, या फिर ग्रुप्स में बाहर जा रहे हैं। तो ये बदएहतियाती जो की जा रही है ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक साबित हो सकती है। दुकानें जो खुली हैं वो मेडिकल्स की खुली, क्योंकि वो ज़रूरत है लोगों की। ग्रॉसरी जो है वो ज़रूरत है। मॉल्स बंद रहे, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, और बड़ी जो सीरीज़ हैं ग्रॉसरीज की वो बंद हैं। इवन कि यहाँ तक कि जो होम डिलीवरीज़ हैं वो बंद हैं, लेकिन रेस्टोरेंट बंद हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ज़रूरत के सामान है वो लोग ख़रीदारी करेंगे, और वो उनकी ज़रूरत भी है। लोग दवाएं ख़रीदने बाहर निकल रहे हैं, दवाओं की दुकानों पर भीड़ ज़रूर नज़र आई, ग्रॉसरी पर भीड़ ज़रूर नज़र आई। लेकिन इसके अलावा सड़कों पर उस तरह से लोग नहीं नज़र आए, क्योंकि शहर लॉकडाउन है, बाहर से लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, यहाँ से लोग बाहर नहीं जा सकते। पुलिस मुस्तैद है, यहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात हैं। और सुबह से जो हमने जायज़ा लिया, हम सुबह से यहाँ निकले और अभी रात तक जो भी हालात का जायज़ा शहर में लिया, तो रेलवे स्टेशंस हों, बस हों, क्योंकि इंटर स्टेट सर्विसेज भी बंद हैं। रेलवे ने पहले ही ऐलान कर दिया कि 31 मार्च तक सारी ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं, तो उसकी वजह से स्टेशंस पे भी कोई नहीं है। लेकिन लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स से निकल रहे हैं, जिनको जाना है बाहर ज़रूरी है। लेकिन अगर उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो पुलिस उनको वापस भेज रही है घर, और अगर कहीं उनको हॉस्पिटल जाना है या कहीं दुकान से खरीदारी करने की तरफ से भी एक तरह से सख्ती बरती जा रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें। लोग अपने कामों की वजह से घरों से निकल रहे हैं, लेकिन वक्ती तौर पर लोगों को समझना होगा कि एहतियात, बहुत ज्यादा एहतियात की इसमें जरूरत है। मैं अभय जी, जितने हमारे एक्सपर्ट हैं उन्हें आपने सुना, और जो हमारे रिपोर्टर्स डिफरेंट सिटीज से जुड़े हुए हैं उन्हें भी आपने सुना। सिर्फ बात अभय जी एहतियात की जा रही है, और अब हिंदुस्तान को भी इटली, स्पेन और अमेरिका या चाइना से एक तरह से सीखने का मौका है। जो गलतियां उन लोगों ने की थी वो गलतियां हिंदुस्तान ना दोहराए। अगर एहतियात बरतते और सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लॉकडाउन किया जा रहा है, कर्फ्यू जहां जरूरत है वहां कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जहां पर 144 की जरूरत है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सरकार की तरफ से एहतियात बरती जा रही है। लेकिन अब यह पब्लिक और आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद कितने ज्यादा हसास हैं इस इशू को लेकर। जी, अब वो बिल्कुल यही बात है, और ये समझना होगा कि एक दो तरफा मामला है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि सरकार कोई कदम उठाती है और हम अपना रोज़मर्रा का जो काम है वो करते रहें और इससे हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं वही बता रहे हैं। आज ऐसे डिबेट, इसको डिबेट ना कहें, डिस्कशन कहें, और वो इसका मकसद भी यही है कि सभी एक्सपर्ट्स जब इस बात को बताते हैं तो लोगों को समझना चाहिए दरअसल ये बीमारी कितनी गंभीर है। बिल्कुल सबसे मुश्किल बात अब ये जा रही है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, आप देखिए कि शुरुआती तौर पर इस बीमारी को लेकर भी वही लोग आए जो विदेशों में रहते हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं और दूसरे कई तमाम तरह के पेशों में हैं। यहाँ के बच्चे हैं जो बाहर पढ़ाई कर रहे थे वो लौट के आए, और उन लोगों ने भी सारी जितने भी जो एहतियाती कदम उठाए जाने थे उसको नज़रअंदाज किया। अब देखिए, कल की एक तस्वीर आपने देखी होगी, 5 बजे ताली बजाने के बाद एक अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा था। हमने एक तरीके का थैंक्स गिविंग था इस डॉक्टर मेडिकल कम्युनिटी को।
लेकिन आप पीलीभीत की तस्वीरें आपने देखी होंगी, अब डीएम और एसपी वहाँ घंटी बजाते हुए और थाली बजाते हुए सड़कों पर जा रहे हैं और पीछे 1000-1500 की भीड़ है। तो ये संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है, ये संजीदगी से इसको नहीं लिया जा रहा है। अगर देखिए आप कि यूरोप में स्पेन की तस्वीर तो इतनी भयावह हो चुकी है, और जबकि वहाँ की जो सुरक्षा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं बहुत ही आला दर्जे की हैं। आप देखिए स्विट्जरलैंड को तो हम लोगों ने जब से किताबों में पढ़ा और तस्वीरों में देखा है, हम उसको स्वर्ग ही मान के चलते आए हैं अभी तक। और आलम यह है कि अगर पर कैपिटा वहाँ मरीजों की तादाद देखें तो वो यूरोप में दूसरे नंबर पर है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप नज़रअंदाज करते हैं चीज़ों को, एहतियात नहीं रखते हैं, तो फिर वही दिन देखना पड़ सकता है। और बल्कि जैसा डॉक्टर मोहसिन बता भी रहे थे कि इतनी खराब स्थिति आ सकती है कि ये स्पेन और इटली उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, सरकार अगर कह रही है, पीएम मोदी को बार बार सामने आना पड़ रहा है, क्यों आना पड़ रहा है सामने? क्या हमारे भीतर उतनी संजीदगी नहीं है? क्या हम उतने समझदार नहीं है? दुनियादारी समझते हैं, हम सारी चीज़ों को देखते हैं। एक फीवर होने पर हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डरते हैं हम उससे। तो यहाँ तो अगर हम एहतियात नहीं बरतते हैं, सावधानी नहीं रखते हैं, तो बहुत खतरनाक नतीजा होगा। वाकई में अगर एहतियात नहीं बरती गई और अगर चूक हुई तो बहुत खराब नतीजे इसके आने वाले। और बार बार डॉक्टर और एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए और इसके अलावा जो माहिरीन हैं सिर्फ यही कह रहे हैं कि एहतियात आप बरतिए और एहतियात से ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। इसकी कोई दवा नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, सिर्फ एहतियात बरतिए। कुछ दिनों के लिए अपने घरों में रहिए, घरों से बिल्कुल मत निकलिए। अगर अपार्टमेंट में हैं तो आप अपने घर से निकलकर, अपने रूम से निकलकर दूसरे के घर में मत जाइए, पड़ोसी का हाल चाल मत लीजिए, आप अपने घर में रहिए। बल्कि फोन पर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, फोन पर बात कीजिए, लेकिन किसी से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया जाए, सिर्फ एहतियात बरता जाए। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो इस इश्यू पर भी हम बात करेंगे कि अभी और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है कोरोना वायरस के खिलाफ, या बार बार जो घरों में रहने की बात कही जा रही है, घर में यह वक्त कैसे गुजारा जाए। और मोहसिन वली साहब ने घर में रहने और एहतियात बरतने की बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। इस पर और आप ब्रेक के उस पार भी बात करेंगे कि घर में क्या कुछ और एहतियात किया जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में हम बात कोरोना वायरस के कहर की कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह हिंदुस्तान में भी अब कोरोना को लेकर खौफ और डर बढ़ता जा रहा है। रोज़ कोरोना के जो केसेस हैं उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है और एहतियाती तौर पर मरकजी सरकार के अलावा रियासती सरकारों ने भी कदम उठाया है। कई रियासतों को लॉकडाउन कर दिया गया है, कई रियासतों में कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए क्या वो कदम काफी है, या कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए आवाम को भी पूरा साथ देना होगा। खुद अपनी एक जिम्मेदारी आवाम को समझनी होगी, तभी हम कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी और बहुत मुफीद मशवरे भी जो माहिरीन हमारे साथ जुड़े हुए वो दे रहे हैं। मैं डॉक्टर एमएस कंवर साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा ब्रेक के बाद। डॉक्टर एमएस कंवर, बहुत छोटी छोटी से बातें हैं, अगर उस पर अमल कर लिया जाए, जिस प्रिकॉशन की हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, तो बहुत हद तक हम कोरोना को एक तरह से हरा सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इससे एक तरह से लड़ना है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। जो सरकार कर रही है, चाहे वो रिक्वेस्ट कर रही थी, अब धीरे धीरे इन्फोर्स कर रही है और 144 तक की लगनी शुरू हो गई है जी। ये तो एक अलग चीज है जो कि बहुत इसेंशियल हो गया था और टाइमली एक्शन ले भी लिया गया। और मैं सोचता हूँ अगले कुछ दिनों में लॉकडाउन सिर्फ कोई 80 डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह जाएंगे और भी बढ़ जाएंगे और बढ़ने भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एज इंडिविजुअल, एज सोसाइटी, हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे वजह से किसी और को इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, और अगर किसी को आपको शक है कि इसको इन्फेक्शन हो सकता है तो आप उसको क्या कैसे आइसोलेट करें, उसको क्या समझाएं और किस स्टेज पे आपको टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर घर की एग्जांपल लें, अगर घर में आप लोग सब ठीक हैं, किसी को कोई सिम्टम नहीं है, कोई बाहर आ जा नहीं रहा है, तो आप सेफ हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप घर में किसी को सिम्टम अगर शुरू होते हैं, किसी को भी इंसान को, तो आप इमीडिएटली उसको आइसोलेट करने की कोशिश करें। अगर आप कर सकते हैं तो, डिपेंडिंग ऑन के आपके घर में कितने लोग रहते हैं। अब 85% हिंदुस्तानी घरों में ऐसी सिचुएशन तो है नहीं कि हर एक अपने अलग कमरे में रह सकता है। तो
ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे आइसोलेट करना है ये आपको सीखना जरूरी है। उसके अलावा जो बाकी प्रिकॉशंस हैं बहुत ही जरूरी हैं कि आप कैसे अपना मास्क यूज करेंगे अगर आपको सिम्टम है, और अगर आप किसी और को सिम्टम है तब भी आपको, अगर आप नजदीकी कांटेक्ट में है तो आपको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। हर वक्त सैनिटाइजर या हैंड वॉशिंग की एक आदत डाल लेनी चाहिए, और ये भी आदत डालनी होनी चाहिए कि इधर उधर बार बार हाथ ना लगाएं। फर्ज कीजिए आपके घर में मेड्स का आना जाना है तो उसको जितना भी आप मिनिमाइज कर सकें उतना ही अच्छा है, या मेड को लिव इन कर लो ताकि वो भी बाहर आने जाने की सिचुएशन में ना रहे। तो ये हमें एज सोसाइटी सिर्फ कोई अपने लिए या अपने इमीडिएट जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उन्हीं के लिए नहीं कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान में इसकी स्प्रेड को रोकने के लिए एक बहुत योगदान देंगे अगर आप ऐसा करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक कलेक्टिव एक तरीके से एक एक्शन होगा जो कि हर इंसान के दिमाग में होना चाहिए कि हमें इस बीमारी से कैसे बचना है, पहली बात, इसको कैसे रोकना है, तीसरा वो जो हालात दुनिया में कई कंट्रीज में पैदा हो गए वो हिंदुस्तान में ना आए। तो ये बहुत बड़ी कामयाब होगी जो कि दुनिया में एक एग्जाम्पलरी चीज बन जाएगी कि हिंदुस्तान जहाँ के इतनी बड़ी आबादी है और इतना ज्यादा रहने का तरीका या आप पॉवर्टी कह सकते हो, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है जिसमें कि एक आग लगने की वाली सिचुएशन खड़ी हो सकती है। चाइना से भी कहीं ज्यादा बढ़ सकती है, इटली से भी कहीं ज्यादा बढ़ सकती है जैसे आपने पहले फरमाया। तो उसमें अगर आप किसी तरीके से भी ये कंट्रोल कर पाते हैं ये एक दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। तो उसमें आप सब मिलकर योगदान करें, इससे ज्यादा आप सोसाइटी की और अपने आप की मदद नहीं कर सकते अगले कुछ हफ्तों के लिए। बिल्कुल, यानी एहतियात बहुत ज़रूरी है और ये एहतियात सबको मिलकर एक तरह से अगर हम करते हैं और सारे लोग इस अगर अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो एक तरह से हम कोरोना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसे शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन शर्त यही है जो डॉक्टर कंवर ने भी बताई और तमाम लोगों ने उसी पर चर्चा की, डॉक्टर मोहसिन वली ने भी बताया कि इसमें सबको एक तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है और सबको अपना एक तरह से योगदान देना होगा। मैं डॉक्टर शकील आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर शकील, क्या सिर्फ घर में अपने आप को कैद कर लेना, क्या यही एक मसले का हल है? अगर आदमी घर में कैद है तो क्या कुछ मजीद उसे घर के अंदर एहतियात बरतने की जरूरत है? ये एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी तदबीर है जहाँ पे मैं इस पे रोशनी डालना चाहूँगा जी। घर के अंदर रहते हुए हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब हम घर के अंदर रहते हैं तो हमारा सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना हर चीज़ जो है कुदरती होना चाहिए, क्योंकि ये एक आम सी बात है कि जितना हम कुदरत से ज़्यादा दूर हो जाते हैं हर मामले में, लाइफस्टाइल के मामले में फॉर एग्जांपल, तो उतनी ज़्यादा हम बीमारी से करीब होते चले जाते हैं। तो जब ये अब कुदरती तौर पर मौका मिल चुका है कि हम घर के अंदर हैं तो हमारा अपना उठना, बैठना, सोना जो भी है वो बिल्कुल कुदरती होना चाहिए, नहीं नेचर के करीब से करीब तर हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है जैसे कि अब आप पूछेंगे कि भाई कुदरती चीज़ मतलब क्या होना चाहिए। बात सिर्फ ये है कि हमारे खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी हों और ताज़ी ग़िज़ा हम इस्तेमाल करें, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि सोना उठना जो है वो बिल्कुल कुदरत के एतबार, जल्दी सोएं जल्दी उठें फॉर एग्जांपल। तीसरी बात यह है कि हम फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें घर पे रहते हुए, वरना फिर हमारा हाल जो है घर पे रहते हुए होता, सबको पता है कि हम लोग एक पोटैटो कोच की तरह हो जाते हैं, यानी बस वो कोच पे मतलब बैठे हुए हैं और टीवी देखते रहें, ऐसी वाली बात ना हो। जब ये मौका मिल चुका है तो अपने आप को घर के अंदर ही सही लेकिन अपने आप को एक्टिव रखें। अब इससे होगा क्या, ये सवाल एक बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। होगा ये कि हम अपनी इम्यून सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा चुस्त
और एक्टिव रख सकते हैं। पहली बात तो एक, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि घर के अंदर हमारे किचन में, यानी इंडियन ट्रेडिशनल किचन जिसको हम कहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती हैं। मसलन जो है हल्दी है, या काली मिर्च है, या दालचीनी है, या धनिया है, या ज़ीरा है, तुलसी के पत्ते होते हैं, ज़ाफ़रान जो होता है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर थोड़ा सा काढ़ा बना के, जोशांदा जिसको हम कहते हैं, उसको अगर हम उबाल के ठंडा होने के बाद नेचुरल नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद 1 चम्मच शहद मिला के अगर ले लेते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। और बहुत हद तक मैंने ये देखा है मेरी प्रैक्टिस में, बहुत हद तक हमारे जिस्म में वो चीज़ें पैदा होती हैं जिससे कि हम सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिलते रहता है। ये तो एक चीज़ ये हो गई। एक चीज़ और मैं इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि ये तो व्यक्तिगत तौर पर, यानी इंफरादी तौर पर करने वाली चीज़ें हैं। गवर्नमेंट के तौर पर यानी जो एहतियाती तदबीर है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, जिसको मैं कहता हूँ कि एडवांस प्रिवेंशन। देखिए, एलोपैथिक सिस्टम तो अपनी अनथक और जी जान से मतलब वो मेहनत तो कर ही रहा है कि तक किसी तरह से इस चीज़ को कंटेंट किया जाए, किसी तरह से इस चीज़ को काबू में लाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स हैं, जिसको हम अल्टरनेट मेडिसिनल सिस्टम्स कहते हैं, उन चीज़ों को भी अगर साथ चलने का या उसको मतलब बरतने का मौका अगर दिया जाए तो इस बीमारी में एक के बजाय 2 हाथ अगर लग जाए इसको कॉम्बैट करने में, तो मैं समझता हूँ कि इसको बहुत जल्द अज जल्द इस पर हम काबू पा सकते हैं। मसलन एक बात जो है, आयुर्वेद को ही देख लें कि आयुर्वेद में कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं या कई ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जहां पर हम इस चीज़ को सिम्टोमेटिक ही सही, लेकिन बहुत काफ़ी हद तक इस पर मतलब काबू पा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि योगा है। योगा में आप सब जानते हैं, और अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वैसे रिसर्च भी आया हुआ है कि इस तरह की कंडीशंस में जो दहशत पैदा होती है और एक तरह का एक खौफज़दा माहौल पैदा हो जाता है, दिमाग के अंदर एंग्जाइटी पैदा हो जाती है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है, ऐसी कंडीशन में योगा जो होते हैं वो काफ़ी हद तक इंसान के लिए स्ट्रेस बस्टिंग का काम करते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंसान को रिलीफ मिलता है। और जाहिर सी बात है, सब जितने डॉक्टर्स बैठे हैं सब माहिर ही हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वो हमारे फिजिकल एंटिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है। तो साइकोलॉजिकली और फिजिकली इस तरह की हम तदबीरें करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी तो इस चीज़ को बहुत जल्दी से मतलब काबू पाया जा सकता है, और इसके ज़रिए से हम इस चीज़ को बिल्कुल एलोपैथ के अलावा यूनानी और आयुर्वेद पर भी मतलब अब रिसर्च किया जाना चाहिए कि कैसे कहीं इसके लिए कोई दवा या वैक्सीन ढूंढी जाए और इसका मसले का हल निकाला जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में तो आयुर्वेद और यूनानी इस पर भी काफ़ी काम हुआ है, और अब एक मौका भी, एक रिसर्च का मौका मिल रहा है, इस पर और अभी काम होने की ज़रूरत है। मैं मोहसिन वली साहब शायद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन वली साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, जी जी सर, जो बातें आपने बताई बड़ी काम की चीजें बताई, और जितने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं सारी चीजें बहुत गौर से सुन रहे हैं, और मैं पूरा टाइम दे रहा हूं कि आप लोग जो हमारे चैनल के जरिए से जो चीजें हमारे नाजरीन तक जाएंगे वो बहुत मुफीद मशवरे होंगे। मोहसिन वली साहब, अभी एक बात डॉक्टर शकील जो कह रहे थे कि घर में रहना भी, छुट्टियां भी मनानी है और एहतियात बरतनी और एक्टिव रहना है। एक्टिव कैसे रहना है सर? मैं चाह रहा हूं कि इस पर कुछ आप रोशनी डालें। एक्टिव इस तरह रहना है कि अगर हम यंग हैं 40, 45, 50 तक, तो बच्चों के साथ खेलें, उनकी भी छुट्टियां हैं, उनको पढ़ाएं जी, और अपनी इबादत करें, जैसी भी जो भी इबादत करते हैं। और मैंने एक नज़म लिखी है 4-6 लाइनों की, वो मैं सुना दूं तो सारा उसमें आ जाएगा। जी जी, इरशाद। सब जरूरी है एहतियातें जी। रफ्तार करो कम कि बचेंगे तो मिलेंगे, गुलशन न रहेगा तो कहाँ फूल खिलेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। वीरान जी में रह के खुद से भी मिलेंगे, ये बहुत अहम है। यू नो योरसेल्फ, अभी उसका टाइम है, आप खुद से मिलिए घर में रह के जी। वीरान जी में रह के खुद से भी मिलेंगे। वीरानगी जो है ये लॉकआउट जो कर रखा है उसको कह रहा हूँ मैं, इसको लॉकआउट मत कहिए, इसको कहिए हम होम क्वारंटीन में हैं और अपने घर पे हैं जी। रह जाए सलामत तो गुल खुशियों के खिलेंगे। अब वक्त आ गया है कायनात का सोचो, ये रूठ गई घर तो ये मौके न मिलेंगे। जो हो रहा है समझो क्यों हो रहा है ये,
कुदरत के बदन को और कितना छीलेंगे। बहुत अच्छा, तो बिल्कुल हो रहा है, ये कुदरत का रिवेंज भी समझा जा सकता है। और हमने अपने को इतना भागदौड़ में मसरूफ कर लिया है जी। तो अभी लास्ट लाइन ये है, मौका है अभी देख लो, देर न हो जाए। जो कुदरत को दिए जख्म है वो हम कैसे सिलेंगे। तो इन बहुत सब अच्छा। अल्फाज के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, सैनिटाइजेशन पे जोर दें, घर में कूड़ा न सड़ने दें, लैचेज को, अपनी घंटी को, दरवाजे से शुरू करें एहतियात, घंटी के स्विच को साफ करवाएं जी। उसके बाद अपने जो कब्जे कुंडे हैं दरवाजों के उनको साफ करवाएं। नॉन डोमिनेंट हाथ से छुएं। अगर आप सब काम दाहिने हाथ से करते हैं तो आप बाएं हाथ से अपनी कुंडी खोलिए, टिश्यू पेपर ले लीजिए हाथ में, उससे खोलिए। फिर जूते कोशिश कीजिए, केरला में कोई आदमी जूते लेके घर में नहीं आता। बाहर का जो कपड़ा है, आपकी शेरवानी है, शॉल है, या बाहर का कोट है, मतलब जो आप कोट पहने हुए हैं, जो बहुत सी चीजों से छू के आ रहा है, उसको आप एक हेड स्टैंड या कोई हैंगर रख दीजिए, वहां उतारिए। रोज कपड़े बदलिए। अगर हो सके तो घर में आके गर्म पानी से नहा लीजिए, गार्गल्स करिए। कलौंजी भी मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, जो किचन की चीजें इन्होंने बताई हैं। बच्चों को संतरा खिला सकते हैं, विटामिन सी इसमें रिकमेंडेड है, जिंक इसमें रिकमेंडेड है। 2 चीजें और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ जो तरकीब बताई है। हल्दी आपने बताई, हल्दी दूध में भी दी जा सकती है, कलौंजी का तेल भी होता है, कलौंजी खाई जा सकती है। हम इसके मोहताज ना बने, नहीं हम इसके मोहताज ना बने के साथ। WHO ने नहीं बताया है, WHO को कुछ नहीं पता, वो शीशे के दफ्तर में बैठे हुए हैं। वो तो हम जो उनको बता रहे हैं उसी के हिसाब से हमें हिदायत दे रही है। WHO को चाइना ने जो ब्रीफ किया वो WHO ने उसके हिसाब से काम किया। अब चाइना ने ये नहीं बताया WHO को लोग सड़कों पे गिर रहे हैं, वो आपने देखा। तो आज WHO ने ये कह दिया कि साहब ड्रॉपलेट भी हवा में सस्पेंडेड रहती हैं। अब लोग कह रहे हैं कि साहब जब ड्रॉपलेट रहती हैं तो हम मास्क क्यों न पहने। नहीं, मास्क न पहनिए, टिश्यू लगा लीजिए, टाटा बांध लीजिए, दुपट्टा लगा लीजिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी दवा के बारे में WHO जो है अभी मुज़ाकरात कर रही है। हमारे डॉक्टरों ने जो है 2 हफ्ते पहले 2 इटालियन ठीक करके भेज दिए। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। हमारे डॉक्टर वर्ल्ड के सबसे बढ़िया डॉक्टर हैं, NHS और US के नासा में बैठे हैं और US का मेडिकल सिस्टम संभाले हुए हैं, UK का मेडिकल सिस्टम पूरा संभाले हुए हैं। हम किसी के मोहताज नहीं है, हमारे पास सब पैचीज हैं। हमारे डॉक्टरों को गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन ये दी है कि जिस केस में आपको लगे कुछ दवाई देनी है तो आप अपने ज्ञान और विवेक से, अपने मशवरे से जो आपको ठीक समझ रहे हैं वो दीजिए। ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है साहब। सबसे पहला इलाज तो ये है कि आप इन्फेक्शन ही ना होने दीजिए। दूसरा इलाज ये है कि आप एहतियात कीजिए। तीसरा इलाज ये है कि घर में रहिए। चौथा इलाज ये है सैनिटाइज रहिए। 5वां इलाज ये है कि डॉक्टर का मशवरा लीजिए। 6ठा इलाज ये है कि अगर आप बहुत बीमार हो गए हैं, उन 2% लोगों में हैं, तो अस्पताल जाके इलाज कराइए। इलाज करना डॉक्टर का काम है। इस बात से मायूस नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों की भी गलती है कि शुरू से हमने इस बात को चलाया कि साहब ये नया वायरस है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये गलत बात है। हर बीमारी का 98% वायरल बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो 1 हफ्ते में ठीक होते हैं, और अगर डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो 7 दिन में ठीक होते हैं। बहुत पुरानी कहावत है वायरल इन्फेक्शन के लिए। लेकिन ये बहुत ही नटखट वायरस है, शरारती वायरस है, तेजी से फैलने वाला वायरस है, और इसकी क्या राज है जो खुलना बाकी है। उसकी वजह से इसमें अमवात बहुत ज्यादा हो रही हैं। यूरोप में बूढ़ों की अमवात बहुत ज्यादा हो रही है। अभी मैंने दिल जलाने वाला इटली का एक वीडियो देखा, कमाल की वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बचा नहीं पा रहे हैं। तो मैं और हम लोग सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि ये नौबत हमारे मुल्क में ना आ जाए। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम एक ज्वालामुखी के मुंह पे बैठे हैं और बहुत ही होशमंद, सावधान और केयरफुल रहना है। जो प्राइम मिनिस्टर का कीवर्ड है उनकी सब स्पीचेज में, वो है सतर्क। सतर्क का मतलब ये है सब तरफ से चौकन्ना। तो ये हमको चौकन्ना रहने का बिल्कुल बहुत होशियार रहने की जरूरत है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, और ये आवाम को भी अब सोचना होगा। मैं डॉक्टर मेहताब, बहुत छोटा सा एक कमेंट मुझे, उसके बाद वाइंड अप भी करना है। एहतियात बहुत जरूरी है और सरकारों ने भी इस चीज को महसूस किया, तमाम सरकारों ने, सेंटर ने इस चीज को महसूस किया, और जो हमारी रियासती सरकार है उन्होंने भी एक तरह से महसूस किया है कि एहतियाती ही मसले का हल है।
जब दवा नहीं, वैक्सीन नहीं, तो सिर्फ एहतियात से इसे लड़ा जा सकता है। यकीनी तौर पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं तो हमें क्योर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की जरूरत है कि समाज के लिए हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, मुल्क के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, जिस माशरे में, जिस घर में जहां पर हम रहते हैं वहां पर हमारी जिम्मेदारी क्या है। और हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात है कि भाई हर घर में इस तरह की चीजें मौजूद हैं कि आप किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे कर सकते हैं। आप घर में रहें तो घर में तामीरी काम कर सकते, वरना आज की भाग दौड़ की जिंदगी में तो लोग जब बच्चे सो कर उठते हैं तो मालूम है उनके वालिदैन ऑफिस जा चुके होते हैं, और जब वो ऑफिस से आते हैं तो मालूम होता है बच्चे सो चुके होते हैं। तो ऐसे वक्त में उनको घर में रहकर जो है तंजीर, यूपी में जिस तरह के हालात हैं, अगर हालात खुदा न खास्ता और बिगड़ते हैं तो सरकार को और सख्त कदम उठाने होंगे। जी बिल्कुल अबू, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी 15 ज़िलों को लॉकडाउन किया गया है, लेकिन जो अभी इत्तलात मिल रही हैं हमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो पूरे स्टेट को लॉकडाउन कर सकती है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है आबादी के लिहाज से, और यहाँ पर अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कहीं ना कहीं वो एक उस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर इस तरह के केसेस सामने आने लगे और लगातार आने लगे तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी ही जब लॉकडाउन किया गया है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो एहतियात नहीं बरत रहे हैं, वो उसी तरह से बाहर निकल रहे हैं, तो इसलिए हालात मजीद खराब हो जाएंगे। बिल्कुल अभय जी, एक लास्ट और बहुत छोटा सा कमेंट, क्योंकि अब देखा जाए हिंदुस्तान में लगातार कोरोना के जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो जरूर है जिस तरह से डॉक्टरों ने बताया कि सिर्फ घरों में रहना ही मसले का हल नहीं, घर में रहना भी और मजीद एहतियात भी बरतना है। बिल्कुल, अब तो देखिए सारी बातें हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई दी हैं जी। समअप करने के लिए 2-4 शब्दों में बस यही कहूंगा, साफ रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। बिल्कुल, बस इस तरीके से अगर हम अपनी दिनचर्या को ढाल लेते हैं, रोजमर्रा में अपने आप को इस तरीके से ढाल लेते हैं, तो निश्चित तौर पर कोरोना से बचे रहेंगे और कोरोना थोड़े दिनों में हमारे देश से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल, नहीं तो बाकी तस्वीरें तो पता ही है कितनी खौफनाक हो रही हैं। बिल्कुल, यानी सिर्फ एहतियात एहतियात और एहतियात, अगर एहतियात बरतते हैं तो कोरोना को शिकस्त दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवर, अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद शकील साहब, तंजीर अंसार, अभय उपाध्याय जी और मेहताब आलम साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।